नमस्कार साथियों, वेलकम। सक्सेस स्टोरीज के सेकंड एपिसोड में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए, आपके भले के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस आइडियाज के लिए, जो भी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, जो अच्छी तरह से कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग देते हैं, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट पे बात करते हैं और ऐसी चीज पे बात करते हैं जहां पर बहुत सारे एडवाइजर्स जो हैं सिर्फ सोच पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे साथियों का इंटरव्यू मैं आपके लिए लेके आऊंगा हर बार, लगातार, बार बार। तो आज इस सेकंड एपिसोड में मैं बुलाना चाहूंगा दिल्ली से मिस्टर संजय शर्मा, जिन्होंने 25 करोड़ की पॉलिसी बिजनेसमैन को बेची हुई है और किस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया। सेकंड जनरेशन उनका बिजनेस है और बहुत ही अच्छी और उम्दा तरीके से HNI, NRI बिजनेसमैन उनको किस तरह से रिस्क प्रोटेक्ट करते हैं और क्या उनके बिजनेस के सीक्रेट्स हैं, उसके ऊपर भी साथियों हम अभी बात करेंगे। तो वेलकम संजय जी, वेलकम टू अवर सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस संजय जी, हमें यह बताएं हमारे साथियों को कि जो आपने 25 करोड़ की पॉलिसी बेची थी, या जो भी आपने आज तक कुछ ऐसा किया हो जिससे आप HNI कस्टमर, इंडस्ट्रियलिस्ट को या NRI को कुछ अलग और हटके प्लानिंग दी हो, मेरे साथी उसके ऊपर आपसे सुनना चाहेंगे। यस संजय जी। श्योर सर, श्योर। मैं आपने जैसे बोला कि बिजनेस प्लानिंग दी हो या बिजनेसमैन को प्लानिंग दी हो, तो उस केस में सबसे जो बढ़िया जो हमारी अप्रोच रहती है, और आपने कहा कि अपना सीक्रेट आपने शेयर करना, तो मैं सीक्रेट ही शेयर कर रहा हूँ कि हम क्लाइंट के साथ जब जज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो उससे निकलने की कोशिश या वो उसके अलावा डाइवर्सिफाई प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इस स्पेसिफिक इस क्लाइंट को हमने एक ही चीज सजेस्ट किया था कि आपने जितना भी अपने बिजनेस के अंदर अपने लिमिट्स ले रखी हैं, आपने जो लायबिलिटीज ले रखी हैं, आपको इसको बंडल करना चाहिए और आपको इसको बंडल करके एक ऑर्गेनाइजेशन को दे देना चाहिए। तो क्लाइंट को ये चीज एक समझ आया कि मैंने जितनी भी लायबिलिटीज ली हुई हैं उसके लिए मेरी पर्सनल गारंटीज भी बैंक के पास हैं, और प्लस मुझे जो मेरे क्रेडिटर्स हैं वो भी मेरे काफी ज्यादा रहते हैं। तो हमने उनकी एक वैल्यूएशन की थी कि उनको जो पर्सनल गारंटीज और बाकी सब चीजें मिलाने के बाद उनकी कितनी लायबिलिटीज हैं, और फिर हमने उसको बंडल इस तरीके से किया था कि वो अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो वो सारी की सारी जो लायबिलिटीज हैं वो टेकन केयर ऑफ हों, उनकी फैमिली के ऊपर ये बर्डन ना आए और ये पूरा का पूरा उनको एक स्मूथ अपना बिजनेस रन करने के लिए सहायता हो। बेसिकली सर जो पर्पस रहता है ना कि हमारा जो बिजनेस ओनर जो हम जिनके साथ हम काम करते हैं वो काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, वो काफी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं और इस टाइम पर वो अपनी प्लानिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमारा पर्पस उनके साथ यही होता है कि हम डिस्कस ये करते हैं कि सर आप अपनी प्लानिंग जो कर रहे हैं, आप जहां तक पहुंच गए हैं आप इसको जरूर प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जब इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आपको आगे के अपनी जर्नी बढ़ाने में और आगे के डिसीजंस लेने में आपको और ज्यादा सहायता मिलेगी अगर आप अपना रिस्क प्रोटेक्ट करके चलते हैं। रिस्क को साथ लेके चलने का कोई बेनिफिट नहीं होता, और बिजनेसमैन को ये चीज सर बहुत अच्छी तरह समझ आती है कि अगर मैं अपना रिस्क प्रोटेक्ट करके चल सकता हूं और मैं अपनी फैमिली को ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि जो मैंने आपके लिए आज तक किया है वो आपके लिए फिक्स है, तो वो अपनी नेक्स्ट लेवल की जर्नी या जो अपना नेक्स्ट लेवल है वो उसको अचीव कर सकता है। तो सर बेसिकली हमारा जो पर्पस रहता है इस तरह की प्लानिंग का, वो क्लाइंट के रिस्क को प्रोटेक्ट करना और उसे ट्रांसफर करना होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। जी संजय जी, जो आपने बताया धन्यवाद, बहुत बढ़िया। इससे हम यह कह सकते हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी HNI हैं, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, अगर आप उनको रिस्क के बारे में समझाते हैं, उनकी सोशल लायबिलिटीज, पर्सनल लायबिलिटीज, बिजनेस लायबिलिटीज या उससे कनेक्टेड जो बिजनेस का रिस्क है, जो उनका सोशल रिस्क है, जो उनका पर्सनल रिस्क है, अगर रिस्क के ऊपर आप फोकस करते हैं तो आप बड़ा बिजनेस जो है HNI के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ कर सकते हैं। एम आई राइट संजय जी?
डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जो आपने कहा ना वो बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हम आप सर्कस का एग्जांपल देखेंगे ना तो हम देखते हैं कि सर्कस में जो दो वो होते हैं जो जगलिंग कर रहे होते हैं, तो वो एक रोप से दूसरी रोप के ऊपर जा रहे होते हैं और वो करीब 30 40 50 60 फुट के ऊपर ये चीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि वो ये जो परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दैट सेफ्टी नेट जो नीचे की तरफ होता है। अगर हम अपने बिजनेस में सेफ्टी नेट लगाकर चलें तो सर हमें डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होता है। एक बिजनेसमैन को सर, अगर हमने जितना काम मैंने बिजनेस ओनर्स के साथ किया है और उनके साथ जब डिस्कशंस होते हैं तो सर उनको रिटर्न्स वगैरह सेकेंडरी होते हैं कि वो रिटर्न्स, क्योंकि उनके बिजनेस से ज्यादा रिटर्न सर कहीं से भी नहीं आ सकते। कोई ये सोचे कि उनके बिजनेस से ज्यादा रिटर्न कोई निकाल के दे देगा, नहीं। मगर हमें उनको एक ही चीज समझाना होता है या हमें उनको एक ही मैसेज पास ऑन करना होता है कि आपको अपना रिस्क जो है वो आपको ट्रांसफर कर देना चाहिए। वो रिस्क आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है। आप वो रिस्क अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं और वो रिस्क आप किसी इंस्टीट्यूट को भी दे सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन इस रिस्क को लेने को तैयार है। तो आप बिल्कुल से आपने सही चीज बोली कि जो भी कोई बड़ा बिजनेस ओनर बात कर रहा है या बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसको रिस्क प्रोटेक्शन के लिए और रिस्क ट्रांसफर के लिए जरूर सोचना चाहिए। और वो अगर एक बहुत मामूली अमाउंट के ऊपर ये रिस्क आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस ओनर को ये चीज समझ आती है और वो ये चीज करते हैं। यस, बिल्कुल बढ़िया आपने कहा कि जो सबसे समझदार लोग होते हैं वो अपनी रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं। यस, बहुत बिल्कुल सही संजय जी। अच्छा संजय जी, मुझे ये बताइए, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे या जो HNIs होते हैं उनको आप फाइनेंशियल प्लानिंग में आप क्या सॉल्यूशन देते हैं और किस तरह से सॉल्यूशन देते हैं और उसका आपको क्या बेनिफिट होता है? सर बहुत 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 आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली हमारा जनरल परसेप्शन ये होता है कि एक बिजनेस ओनर को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, जबकि एक सर्विस क्लास या एग्जीक्यूटिव को फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होती है। सर फॉर मी इट्स अ मिथ। हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग में ये देखा है कि बिजनेस ओनर को, क्योंकि और बिजनेस ओनर के लिए तो मैं और ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ। रीजन बीइंग कि वो इतनी ज्यादा चीजों में अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं कि उनको टाइम नहीं होता कि वो ये सब चीजें प्लान कर सके। तो अगर एक बिजनेस ओनर, अगर वो एक बिजनेस से, लेट्स फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला कि अगर वो अपनी रिटायरमेंट को देखें कि मैं इस बिजनेस से रिटायर कैसे हो सकता हूँ, और वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस अच्छा कर रहा है, वो उस टाइम पर अगर ये सब चीजें प्लान करें, वो अगर अपनी जो भी लेगेसी प्लानिंग करनी है, जो भी अपनी वो सक्सेशन प्लानिंग करनी है, अगर वो अपने रहते हुए करें तो उनको बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका होता है। मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। हमारे साथ मैंने काफी अच्छा, मेरे को एक प्रपोजल हमने वर्कआउट किया था इस बारे में। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि जो डॉटर है वो इक्वली हकदार है अपने फादर की रियल प्रॉपर्टी में आफ्टर हिज डेथ। तो हमारे क्लाइंट हैं जो हमारे नोन थे, तो उस टाइम पर उनकी फैमिली में ये केस चल रहा था, जो कि वो केस बहुत गलत लेवल तक चला गया था, कोर्ट वगैरह में चले गए थे क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी थी। तो ही वॉज क्वाइट कंसर्न अबाउट दिस कॉन्सेप्ट की संजय, ये वाली तो मेरा भी एक बेटा एक बेटी है और ये वाली प्रॉब्लम मुझे भी आ सकती है। तो मैंने उनके साथ डिस्कस किया कि सर आप अगर आप चाहें तो आप इसको प्लान कर सकते हो, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कैन हेल्प यू प्लान विद दिस। आपको लेगेसी प्लानिंग आपने कैसे करनी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये कैसे पॉसिबल है। तो मैंने उनको एक छोटा सा, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने उन्हें यही दिया। मैंने सर देखो, बिजनेस में जो आपको दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है, जो आपके रिश्तेदारों को दिक्कत आ रही है उस केस में ये है कि बिजनेस बड़ा है और दूसरी वाली फैमिली जो है उसकी नजर ये है कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, करीब 200-250 करोड़ का अमाउंट है, तो इसके हम इक्वली लायबल है। आपके केस में थोड़ा सा ये अमाउंट कम है, बट आप इतना जरूर कर सकते हो कि आप उसको सेग्रीगेट कर दो। आप बैठ के एक डिस्कस कर लो कि मैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी लाइफ के ऊपर लूंगा जिसकी की प्रोसीड्स मैं सारा कुछ दूंगा, जिसकी की प्रोसीड्स आफ्टर माय डिमाइस मेरी डॉटर को आएंगी, और वो भी एक अमाउंट सब्सटेंशियल अमाउंट होगा। वो बिजनेस के इक्वल नहीं होगा क्योंकि बिजनेस में बेटे ने सारा कुछ काम करना है, बट वो अमाउंट इतना सब्सटेंशियल होगा कि वो किसी भी लिटिगेशंस के लिए, और वो उसको एक डिवीजन ऑफ एस्टेट जो है उसमें वो हेल्प करेगा। उनको वो आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने फैमिली में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने CFO के साथ वो डिस्कस किया और फिर वो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो अगर मैं आपसे वही एक ही चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जो एडवाइजर फ्रेंड्स वगैरह हैं जो ये चीजें देख रहे हैं, हमें फोकस इन सब चीजों के ऊपर करना चाहिए। देखिए, एक चीज और मैं बोलूंगा जो मेरे को शेयर करने का, वो है हमें किसी से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं या हम कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, हमें एक चीज समझना चाहिए कि मेरा सब कुछ मेरे बिजनेस की बदौलत है।
अगर मैं अपने बिजनेस को रिस्क मिटिगेट कर देता हूं, मैं अपना बिजनेस का रिस्क प्रोटेक्ट कर देता हूं, मैं अगर अपने बिजनेस का रिस्क ट्रांसफर कर देता हूं, मेरी सारी की सारी लाइफस्टाइल, मेरा सारा का सारा एस्टेट, मेरी सारी की सारी जो वर्थ है, नेटवर्थ है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हम एक जब हम अपने डिस्कशन में एक बड़ी पिक्चर से बात स्टार्ट करते हैं, तो ये बात सभी लोगों को अच्छी तरह समझ आती है कि ये मेरे लिए बहुत एक जरूरी चीज है कि मैं अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ के किसी भी तरीके के रिस्क को मैं प्रोटेक्ट करके चलूं। और जब हम वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं तो हमारी जो स्टोरी है वो काफी अच्छी चलती है। बहुत ही बढ़िया संजय जी, जो आपने बताया बिजनेसमैन के बारे में। मतलब अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं और उसके जब सॉल्यूशंस देते हैं, तो आपको कभी भी पॉलिसी बेचने के लिए या इंश्योरेंस बेचने के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कस्टमर सामने से बोलता है, क्योंकि आपने जो बात किया है वो प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे बात किया है संजय जी। अच्छा संजय जी, आप इतने सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत ही बढ़िया आपने काम किया हुआ है और बिजनेस कम्युनिटी में आपका एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट है। तो जो हमारे उभरते सितारे हैं, जो एमडीआरटी कर रहे हैं और उनको और आगे बढ़िया बिजनेस करना है, आपकी तरह अगर करना है, तो व्हाट दे शुड डू, उनको क्या करना चाहिए? सर, सबसे बड़ी अच्छी जो चीज है, जो सबसे पहले मेरे माइंड में आती है, वो यही आती है कि हमें क्लाइंट के लाइफ गोल्स की प्लानिंग करनी है। अगर हम क्लाइंट के लाइफ गोल्स की प्लानिंग करते हैं ना, जैसा अभी आपने कहा, सर पॉलिसी किसी को नहीं चाहिए, सबको प्लानिंग में इंटरेस्ट है, सबको प्लानिंग चाहिए, हमें भी प्लानिंग चाहिए। तो अगर वो प्लानिंग मेरी अच्छी होती है और मेरे वो लाइफ गोल के साथ अटैच होती है, मेरा लाइफ गोल कोई भी हो सकता है सर। मेरा लाइफ गोल मेरी इमरजेंसी प्लानिंग हो सकती है, मेरा लाइफ गोल मेरी इनकम प्रोटेक्शन हो सकती है, मेरा लाइफ गोल मेरे बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, बच्चों की मैरिज हो सकती है, मेरी पर्सनल रिटायरमेंट हो सकती है, मेरी लग्जरी प्लानिंग हो सकती है। जितने भी मेरे गोल्स हैं, अगर हम अपने क्लाइंट्स के साथ बैठ के उनके उनके गोल्स को डिस्कस करें, हम उनके गोल्स को प्रायोरिटाइज करें कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, हम उनका रिस्क प्रोफाइल करें। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज मुझे पसंद आई है वो मेरे भाई को भी पसंद आएगी, या जो चीज XYZ एक बंदे को पसंद आई है वो दूसरे को भी। हम सबका रिस्क प्रोफाइल, हम सबका जो रिस्क एपेटाइट है वो अलग अलग है। तो अगर हम क्लाइंट के साथ बैठ के जो हम अगर डिस्कस करते हैं और उनके लाइफ गोल्स के लिए अगर हम प्लान आउट करते हैं, देखिए बहुत बार ये आता है कि लोग मार्केट को देख रहे होते हैं, सेंसेक्स को देख रहे होते हैं। ये मैं चीज इसलिए ऐड करना चाहता हूं कि अगर मेरे लाइफ गोल्स 10 साल, 15 साल, 20 साल दूर है ना, तो मुझे इन सब चीजों को नहीं देखना चाहिए और मेरे को अपनी गोल प्लानिंग अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करनी चाहिए, ना कि रिटर्न्स के हिसाब से या कुछ शॉर्ट टर्म सोचने के बाद। तो जो सॉफ्टवेयर आपका मैंने यूज किया है और जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज, मैं उसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ और मैं उसको काफी ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। उसने यही चीज हमें इम्प्रूव की है कि वो हमें क्लियर कट पिक्चर दिखाता है कि आपको कितने गोल के लिए किस टाइम पर कितना पैसा चाहिए और आप उसको कैसे मीट आउट कर सकते हो। वो मुझे एक रोड मैप मिल जाता है, और जब मुझे एक रोड मैप मिल जाता है तो मेरे लिए प्लानिंग करना कि वो फिर मेरा व्हीकल कौन सा होने वाला है वो इमेटीरियल होता है। ओके, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपके लिए जो आगे जाने का जो रास्ता है वो काफी इजी हो जाता है। जो आपने शब्द यूज किए, गोल प्रायोरिटाइजिंग, रिस्क प्रोफाइलिंग, लाइफ गोल और उसको कैसे अचीव करना है, हमारे बहुत सारे साथी सिर्फ इसके ऊपर सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दोस्त इन्हीं चीजों के ऊपर बात करते हैं, उन्हें आप प्रोफेशनल एडवाइजर, प्रोफेशनल कंसल्टेंट कह सकते हैं। तो जब प्रोफेशनल एडवाइजर या प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना होता है तो ऐसे ही प्रोफेशनल तरीके से काम करना होता है। ये संजय जी ने हमें, आप सभी को बताया। और लास्ट एक क्वेश्चन संजय जी आपसे, आपने यह सब जो चीज है, इसको कोई भी नॉर्मल एजेंट यह सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, और आप जो है सेकंड जनरेशन है इस बिजनेस में, तो आपने यह सब चीजें कैसी सीखी और कैसे उसके ऊपर आपने मेहनत किया? सर कुछ चीजें तो देखिए एक्सपीरियंस से आई कि हम जब पॉलिसी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रोडक्ट मूव करने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक बेकार प्रोडक्ट है, तो वो क्लाइंट के गोल के साथ मैच नहीं करता। और सर थोड़ा सा अगर मैं, क्योंकि हमारी अपनी कम्युनिटी के साथ बात चल रही है,
तो मैं इतना भी बोलूंगा कि आधा टका 1% के लिए एक कोई HNI या कोई बड़ा क्लाइंट अपने डिसीजंस नहीं लेता, क्योंकि वो अपने बिजनेस से ज्यादा रिटर्न उसको कहीं नहीं आता। तो असली चीज ये है कि अगर उसके गोल्स जो हैं, अगर उसके गोल्स उनको पता है और उनको गोल्स को रीच आउट करने का, अगर वो गोल्स को रीच आउट करने के लिए कोई चीज प्लानिंग करते हैं, तो हमें प्लान जो होता है वो इमेटीरियल हो जाता है। फिर वो इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि अब आप कैसे इसको करने वाले हो। बट अगर मेरा अप्रोच प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा और मैं एक प्रोडक्ट मूवर की तरह, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह मार्केट में घूमूंगा, तो मेरी लाइफ सर, आई थिंक हर लोग, हर एडवाइजर की लाइफ स्टार्ट वहीं से होती है। मगर ये उसकी चॉइस है कि उसको अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मिल रहे हैं, जैसी ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, मैं बहुत ग्लैडली शेयर कर सकता हूँ कि मैंने 4 बार आपका कोर्स रिपीट किया है और हर बार मुझे उसमें से नई चीजें मिली हैं। तो अगर कोई उसको सीरियसली अपने बिजनेस को जानना चाहता है और वो चाहता है कि मेरी क्लाइंट के अंदर अप्रोच ऐसी बने कि मुझे क्लाइंट पीछे ना धकेले, क्लाइंट मुझे एक्सेप्ट करे, क्लाइंट मुझे फाइनेंशियल प्लानर की तरह एक्सेप्ट करे, उसको ये पता लगे कि यहाँ पर ये मेरी प्लानिंग जो कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी करना चाहते हैं और ये एक्चुअली मेरे बेनिफिट की बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन माई रिस्क प्रोफाइल। तो सर क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होती है, अमाउंट इमेटीरियल होता है और आपके जो भी टारगेट्स वगैरह जो है वो आप अचीव कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर हम क्लाइंट के जो ड्रीम्स हैं, क्लाइंट के जो गोल्स हैं, हम उसके लिए प्लानिंग करें। बहुत ही बढ़िया संजय जी, आपने जो बात किया, आज के फ्यूचर के जो एडवाइजर बनना चाहते हैं उन्हीं को फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट और HNI एंड NRI बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये आपके जो इंटरव्यू के जो पॉइंट्स हैं मेन, जो आपने डिस्कस किया, या हम बोल सकते हैं सार, आपके सक्सेस का सार ये है कि कॉर्पोरेट बिजनेस को टैप करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करना चाहिए, NRIs को फोकस करना चाहिए, और जो भी आप चीज दे रहे हो इट शुड बी परफेक्टली फाइनेंशियली अलाइंड और अच्छी तरह से उसको प्लानिंग करके देना चाहिए, तो आपको फिर बिजनेस के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। बहुत ही बढ़िया संजय जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके लाइफ का इतना ही बहुमूल्य समय और बहुमूल्य एक्सपीरियंस जो आपने इस सक्सेस स्टोरीज के सेकंड वीडियो में शेयर किया है, मैं आपका उसके लिए शुक्रगुजार हूं, अपनी पूरी टीम की तरफ से, मेरे सभी हिंदुस्तान के सब्सक्राइबर्स की तरफ से, और जो हमारे इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज में, लगभग 13 कंट्रीज में यह चैनल देखा जाता है, उन सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। और साथियों, नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी किसकी होगी, हो सकता है आपकी हो, तो बने रहिएगा इस चैनल पर। हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपकी एडवाइस हो, जो भी आपकी डिमांड हो, हमारे इस चैनल पर कमेंट करके साथियों अवश्य बताइएगा, तो हम आपके सक्सेस के लिए, आपके फायदे के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।